देखिए, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको यांत्रिकी थोड़ी ना कहते हैं, उसको साथियों युद्धपोत कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं कहूंगा बना अलग हो जाएगा, कर अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर कर आपका जो होगा ये एक प्रत्यय का काम करेगा। उसके बाद देखिए, तरावर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या क्या है? तो देखिए, तरावर शब्द में अगर हम मूल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो तर हो जाएगा, और जो साथियों प्रत्यय हो जाएगा वो आवट हो जाएगा। और तर और आवट कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है आपसे पूछा जा सकता है? तो आराम कुर्सी की अगर बात करते हैं साथियों तो मैं कहूंगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। सही जवाब आपका सी हो जाता है। अगला देखिए साथियों, लक्ष्य एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो इसको लक्ष्य को साथियों तद्भव में हम लोग लाख कहते हैं, तो लाख आपका जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है आपसे पूछा जा रहा है? तो मैं कहूंगा सामले को कहा जाता है, यानी कि सामला जो है ना, देखिए श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या है साथियों? सामला है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण चिन्ह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों ये जो है ना, ये विवरण चिन्ह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो अगर बात करते हैं चौड़ा, चौड़ा थोड़ी ना दर्शाएगा, 10 मीटर कपड़ा ये, या ताजगी या दर्जन। तो मैं कह सकता हूं साथियों, जो दर्जन शब्द है ना, दर्जन विशेषण है एक तरीके से, जैसे कि दर्जन है ना, एक दर्जन केले, तो मैं कहूंगा साथियों क्या यह विशेषण संख्या को दर्शा रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें साथियों आपको ध्यान रखना है, नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, मच्छर भिन भिनाते हैं इसमें। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस विकल्प में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का युग्म सही अर्थभेद नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है जर और जरा, है ना, जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा, और एक जरा जो होता है उसको हम लोग थोड़ा भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अनल, अनल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है? देखिए, अनिल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, वायु होता है, या उसको हम लोग पवन कह सकते हैं। तो ये अनल का मतलब आग होता है, तो ये आगे पीछे है, जैसे कि अनल का यहां पर अग्नि लिखा होना चाहिए था और फिर यहां पर पवन लिखा होना चाहिए था, तो ये तो साथियों गलत है। गज को हम लोग साथियों कहते हैं, हाथी भी कहते हैं, और एक गज जो होता है साथियों उसको हम लोग माप भी कहते हैं, कितने गज का है। एक नीड़ आपका घोंसला होता है और नीर का मतलब पानी होता है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें जो अशुद्धि है वो कैसी अशुद्धि है? ये बात आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा होगा या खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा? मैं कहूंगा पर होना चाहिए, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? देखिए, पुल्लिंग किसके नाम होते हैं? मैं कहूंगा नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, और भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से एक वचन में होता है, तो एक वचन में कौन सा शब्द है मुझे बताइए? हस्ताक्षर बहुवचन है। दल की अगर बात करें, या लोग भी बहुवचन है। रोमकूप की अगर बात करें, मैं कहूंगा दल शब्द आपका एक वचन शब्द है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में किस शब्द का प्रयोग कौन सा कारक है आपसे पूछा जा रहा है? तो अलमारी में या पर आ जाए तो वहां पर साथियों अधिकरण कारक होता है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अगला देखिए, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यानी कि अभी गीत गा चुकी नहीं है, गीत गा रही है, यानी कि ये अभी तक पूरी तरीके से काम नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो इसमें कौन सा वाच्य है आपसे पूछा जा रहा है? मैं कहूंगा अगर द्वारा आ जाए और वाच्य पूछे तो कर्म वाच्य आपको बताना है। अगर ने आ जाए तो वो साथियों कर्तवाच्य होता है, लेकिन अगर नहीं किसी वाक्य में आ रहा है और से आ रहा है तो वो आपका भाववाच्य होता है। उसके बाद देखिए अगला, ठिठक जाना, ये एक मुहावरा है जो कि बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? रुक जाना, धोखा खा जाना, उदासी छा जाना, चले जाना, मैं कहूंगा रुक जाना, इसको हम लोग कहते हैं ठिठक जाना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो सकता है? तो अभिज्ञ का विलोम साथियों अनभिज्ञ होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करिए। क्या? अच्छा, इसमें से एक लोकोक्ति देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आंख चुराना, ये तीनों मुहावरे हैं, लेकिन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एक लोकोक्ति है। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस माने जाते हैं? तो कितने काव्य रस माने जाते हैं? मैं कहूंगा साथियों 10 काव्य रस माने जाते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, जिसका है बिल्कुल है, जो सो बिल्कुल है, लेकिन आपको जो है ना ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जैनेन्द्र शब्द यहां पर दिया गया और उसकी आपकी संधि विच्छेद पूछी जा रही, तो एक तो शब्द निकलेगा जैन और एक निकलेगा साथियों इंद्र, जो कि यहां पर गलत लिखा हुआ, इंद्र यहां पर सही लिखा हुआ, इसलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द साथियों क्या हो सकता है? तो अच्छा, कौन सा नहीं हो सकता ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हरि को हम लोग सर्प भी कहते हैं, सूर भी कहते हैं और सिंह भी कहते हैं, लेकिन हरि को दूध नहीं कह सकते हैं, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, दोहा और रोला छंद को क्रम
क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो मैं कह सकता हूँ ये सवाल सैकड़ों बार पूछा जा चुका है साथियों। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। उसके बाद देखिए, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ये आपसे पूछा जा रहा है। उपमा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, संदेह अलंकार है। मैं कहूंगा सा आया है तो उपमा अलंकार यहाँ पर साथियों हो जाएगा। अगला देखिए, बिहारी हिंदी का विकास इनमें से किस भाषा से हुआ? तो मैं कहूंगा मागधी अपभ्रंश से हुआ। तो मागधी अपभ्रंश आपके सवाल का जवाब हो जाता है। भीतर और बाहर ये किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो मैं कहूंगा साथियों ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अगर आपका भी आंसर डी था तो बिल्कुल सही था। मेघ शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मेघ शब्द का। तो मेघ को साथियों हम लोग शफरी कहते हैं, नहीं सूर्यपुत्र कहते हैं, नहीं साथियों नीरद इसको कहा जाता है। तो नीरद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कुल और कुल श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों एक कुल शब्द होता है और एक कूल शब्द होता है। इस कूल का मतलब होता है किनारा और इस कुल का मतलब होता है वंश। तो आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है? उसको गुलेल कहते हैं, उसको भाला कहते हैं, अस्त्र कहते हैं या शस्त्र कहते हैं? तो जो फेंक कर चलाया जाता हथियार है उसको अस्त्र कहा जाता है ना। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो रामायण के रचयिता कौन है साथियों? वाल्मीकि जी हैं, ये रामायण के ही तो साथियों रचयिता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर है। सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सूर सागर की अगर बात करें तो सूरदास साथियों इस कृति के कवि हैं। आंसर आपका ए हो जाता है। अगले नंबर का सवाल है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, यानी कि मान लीजिए आप एक पुलिस अधिकारी हैं और बनने वाले हैं। उसके बाद साथियों आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? क्या आप निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजेंगे? भाई साहब ग्राम सभा का क्या काम, ग्राम सभा के पास क्यों भेजेंगे? आप एक पुलिस अधिकारी हैं। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए या अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू करनी चाहिए, या यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए? देखिए पहली बात तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि वो 23 वर्षीय बेटी है, यानी कि उसको अपने फैसले लेने का पूरा हक है। अगर उसके माता पिता राजी नहीं है उसके फैसले में तब भी वो अपने फैसले ले सकती है। तो यदि सहमति अगर हो जाए तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए उस पुलिस अधिकारी को। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं आप, और एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। आप क्या करेंगे ये बात आपसे पूछी जा रही है, बताइए। चलिए साथियों, तो प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए या उनको स्वैच्छिक भौतिक या शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए या जोड़े को सुरक्षा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए साथियों। बिल्कुल ये आपका जो होगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आयोग के अनुसार, यानी कि जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ साथियों वो आयोग के लगाए हुए आंसर थे। आज जब आंसर शीट आई थी साथियों शिफ्ट की तो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपने क्षेत्र अधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए, क्या साथियों आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, प्रबंधन आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्र अधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए होगा। यह चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का खंगालना होगा उसको, या हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए, या संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग करानी चाहिए। देखिए डीएनए आपको नहीं करानी चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, अपने क्षेत्र अधिकार में जितनी अज्ञात हत्याएं हो रही, यानी कि जितने हत्या हो रही हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उनको सुलझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये बात आपसे पूछी जा रही है। चेहरा पहचान भाई साहब चेहरा आप कैसे पहचान पाएंगे साथियों, है ना। और सीसीटीवी के, क्योंकि वो अज्ञात हत्याएं उनके बारे में जानकारी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों की पूछताछ करनी चाहिए, या मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से, है ना, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपका जवाब जो होगा ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है आपको। अब आपको मामले को बंद करके घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे को स्वीकार कर लेना चाहिए, गलत। किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की जांच को और आगे टालना चाहिए, भी गलत। कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों
से आंशिक रूप से हटना चाहिए, गलत। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही साथियों। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। ऐसे सवाल आए थे और यही सवाल इस बार भी आपके एग्जाम में साथियों आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को तैयार कर लीजिए। कहने कि आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है, बहुत अच्छी बात है, आप सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में कार्य कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। आपको अब क्या करना चाहिए? आपको स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए, यानी कि बिना इच्छा के स्वीकार करना चाहिए, अनिच्छा, और जल्द ही ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद करनी चाहिए। देखिए साथियों, अगर आपको जहां पर स्थानांतरित किया गया है, अब कोई भी दिक्कतें आपको आए, वहां पर जितनी भी चुनौतियां आए, आपको डट के सामना करना है। तो ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद आपको नहीं करना चाहिए। किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरित मांग तो आपको करना नहीं, कहीं और तो जाना नहीं। जहां सरकार ने भेज दिया वहां जितनी मुश्किलें आ रही हैं उसका सामना करना है। स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध नहीं साथियों, स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए, या बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करनी चाहिए, डार्क वेब पर अपराधी खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो कौन सा पहलू साथियों समुदाय द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना, या अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बढ़ाना, या समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाए रखना। समस्या देखिए सामुदायिक पुलिसिंग का जो है ना, ये समस्या को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाए रखना, ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, ठीक है, आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? जमानत आवेदन, गिरफ्तारी वारंट, प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोप पत्र? मैं कहूँगा आरोप पत्र वो दस्तावेज है जिसको आप जांच पूरी करने के बाद अदालत में आपको जमा करना होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है और अब आपके सामने मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ साथियों, रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हैं। तो रूस मॉस्को का जो संबंध है, ग्रीस का संबंध साथियों किससे होगा? बस ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को है, तो ग्रीस की राजधानी क्या है साथियों? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है, तो एथेंस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहेंगे एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो पूरब की ओर मान लीजिए अभी वो यहाँ पर है, 10 किलोमीटर चला, पूरब की ओर चला, है ना, कहने के फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 चलता है, तो ये 10 चल गया, ये 11 चल गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर वो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अपने व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है, कुल मिला के 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी, कितने डिग्री घूम चुकी होगी आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक काम करिए कि 5 घंटे 20 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखिए आखिर इसमें मिनट कितने बनेंगे, क्या कितने बनेंगे साथियों, इसमें मिनट कितने बनेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं कहूँगा साथियों देखिए ये लगभग 1 घंटे में 60 मिनट और 5 घंटे यानी कि 5 छंग आपका 30, 300 मिनट ये हो गए और 20 मिनट ये हो गए, यानी कि कुल मिला के साथियों कितने मिनट बने? मैं कहूँगा 320 मिनट यहाँ पर बने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको हर बार बताता हूँ साथियों, क्या कि घंटे की जो सुई होती है ये 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? तो ये 1 मिनट की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट में साथियों आधा डिग्री चलती है। 1 मिनट में आधा डिग्री अगर चलती है तो 320 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 320 मिनट का आधा डिग्री चलेगी। तो 320 मिनट का आधा डिग्री अगर आप करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 यानी कि 160 डिग्री आ जाएगा। तो 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी 160 डिग्री। 160 डिग्री अगर आपका भी जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों। अगर आप इस सवाल को कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ऐसा 1 से 2 सवाल आएंगे, लगभग 2 सवाल आएंगे जो आपके एग्जाम में साथियों आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे अगर आप इसको कर लेते हैं। देखिए आपसे और बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, जो जो आपसे कहा जाए उतना आप लोग करिए। देखिए अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। अच्छा गंगा कौन होगी साथियों? गंगा की अगर बात करें तो गंगा माँ होंगी। इनके 2 बेटे हैं, कौन है साथियों? एक राम है और एक रेखा है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा इनकी बेटी होंगी और राम कौन होंगे, राम इनके साथ बेटे होंगे। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेखा शरद की माँ है, यानी कि ये जो रेखा है ना, रेखा ये किसकी माँ है, ये शरद की माँ है। ठीक है, तो रेखा शरद की माँ है, रेखा शरद की माँ है, जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। किसकी बात चल रही है, शरद की। यानी कि शरद के जो मामा है, देखिए शरद के मामा कौन होंगे, रेखा के भाई होंगे, है ना। शरद के मामा जो होंगे, अच्छा उनका नाम क्या है, उनका नाम मिथुन है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि रेखा शरद की माँ, अच्छा ये इधर आ गया, जिन उनके मामा मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, ठीक है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल हैं और मोहन हैं। यानी कि रामलाल के दो बेटे हैं, एक गोपाल है और एक मोहन है। गोपाल और गंगा की शादी को 35 वर्ष हो चुके हैं। यानी कि गोपाल और गंगा ये दोनों कौन है, ये दोनों पति पत्नी है, गोपाल और गंगा। ठीक है, गोपाल पति हो गए और गंगा पत्नी हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक बात गोपाल का जिक्र है कि गोपाल और मोहन भाई भाई हैं। गोपाल और मोहन कौन है, साथियों भाई हैं, और इनके पिताजी का नाम क्या है, रामलाल इनके पिताजी का नाम है। तो ये रामलाल यहाँ पर साथियों आ गया। ठीक है, उनके 3 बच्चे हैं, देखिए रामलाल के 3 बच्चे हैं, रामलाल के 3 बच्चे, यही कहा गया है। गोपाल और गंगा की अच्छा सॉरी, गोपाल और गंगा की शादी को 35 वर्ष हो चुके हैं और उनके 3 बच्चे, इनके गोपाल और गंगा के 3 बच्चे, 1 2 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिथुन मोहन से किस प्रकार संबंधित है, मोहन क्या कहेगा मिथुन को, मोहन कहाँ पर है, मोहन ये है, मोहन मिथुन को क्या कहेगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये गोपाल के ही तो बेटे हैं, बच्चे हैं मिथुन, तो भाई का यानी कि गोपाल का बेटा है मिथुन। तो मोहन की अगर बात करते हैं, मोहन की अगर बात करें, क्या पूछा, मोहन क्या कहेगा, मिथुन को भतीजा कहेगा, है ना, भाई का बेटा है तो भतीजा होगा। भतीजा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि SOUVENIR के पहले, तीसरे, 5वें और 8वें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी का शब्द बनाया जाता है तो प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया जाना है, तो ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं, ये बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जाए। बहुत शानदार सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सही जवाब तक आप लोग पहुंच जाएंगे। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इसके पहले यानी कि ये वाला, और तीसरे यानी कि ये वाला, और 5 में 1 2 3 4 5 यानी कि ये वाला, और 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला, यानी कि SUE और R। तो एक तो यही शब्द बन गया, देखिए एक तो ये बन जाएगा बहुत आराम से, श्योर, है ना, SURE श्योर, एक तो ये वर्ड बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, यूजर यहाँ पर वर्ड बन जाएगा, है ना, यूजर। तो मैं कहूंगा ऐसे इनकी मदद से 2 हम वर्ड बना सकते हैं साथियों, जिनके कुछ मतलब हो सकते हैं और कोई नहीं बनाया जा सकता, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 2 गुणा 6 माइनस 12 भाग 4 प्लस 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले 4 की भाग 12 से करेंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगा, 3 और 2 छंग 12 आ जाएगा, और साथियों यहाँ पर 2 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि S A से लंबा है और R C से लंबा है, लेकिन कुछ इसमें मिसिंग है साथियों। S A से लंबा है और R C से लंबा, ये बात क्लियर है, लेकिन V से छोटा है, लेकिन V यहाँ पर V आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, V से छोटा है। उसके बाद साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि S C से छोटा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन, तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा साथियों यहाँ पर आप लोग करते जाएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि A से लंबा S है, तो A से लंबा S बना दो, A से लंबा कौन हो जाएगा, A से लंबा S हो जाएगा। कह रहे कि R C से लंबा है लेकिन V से छोटा है, यानी कि R जो है ना, R C से तो लंबा है लेकिन R V से छोटा है, ये बात क्लियर हो गई। यानी कि ये और इस तरीके से कर सकते हैं, S C से छोटा है, S जो है ना, यानी कि C से छोटा कौन है, C से छोटा S है, अब और S से छोटा कौन है, A है, तो S से छोटा A है, इसको हटा दीजिए। तो कुल मिला के साथियों उनमें से सबसे लंबा कौन है, मैं कहूँगा सबसे लंबा V है, तो V आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रही है रूस का संबंध मॉस्को से है, तो ग्रीस का संबंध किससे होगा, टोक्यो से, लंदन से, एथेंस से, वॉशिंगटन DC से। तो क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है, देखिए रूस की राजधानी मॉस्को है और ग्रीस की राजधानी एथेंस है, तो एथेंस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ROMAN को लिखा जाता है IFDAE लिखा जाता है, तो WATER को क्या लिखा जाएगा। आप सबसे पहले ये देखिए क्या कि R 18 पर आता है, O 15 पर आता है, M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है। ये 18 से I कैसे बन गया है भाई साहब, ये 15 से F कैसे बन गया, पता कैसे बन गया, 1 8 को जोड़ोगे तो 9 आता है और 9 पर आता है I, 1 और 5 को जोड़ोगे तो 6 आता है और 6 पर आता है F, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आता है और 4 पर आता है D। ये इस प्रकार से बना। ऐसे इसको देखिए साथियों, W 23 पर आता है,
ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है, ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 पर आ जाएगा ई, 1 है तो ए आ जाएगा, 20 है 2 है तो बी आ जाएगा, 5 है तो साथियों ई आ जाएगा, 9 है तो आई आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूँगा EABEI, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और उनके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। संयुक्त परिवार से कौन कौन से उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो संयुक्त परिवार, देखिए ये जो सर्किल के अंदर है TSQ, ये संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल में है वो स्कूल के शिक्षक हैं, और जो रेक्टेंगल में है, आयत में, वो विवाहित व्यक्ति हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार यानी कि संयुक्त परिवार ये वाले इनमें से उन व्यक्तियों को बताइए जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित हैं, यानी कि ना तो विवाहित हैं, तो आंसर इनमें से आपका नहीं होना चाहिए, और ना ही शिक्षक हैं, आंसर आपका इसमें से भी नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ टी एक ऐसा संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति है जो ना तो विवाहित है ना, ना तो विवाहित है और ना ही कोई शिक्षक है। तो मैं कहूँगा टी कहाँ पर लिखा हुआ है? टी आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को, देखिए बुद्धि एक अलग चीज है, चिंता एक अलग चीज है, और शक्ति एक अलग चीज है। तो कुछ इस टाइप का आरेख बनेगा, और ऐसा कहां पर बना हुआ है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में बना हुआ है। चलिए अगले नंबर का सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या आपके सवाल का जवाब जा सकता है। देखिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, एप्लीकेशन बिल्कुल दिया गया, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वही आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए अगर हम पोलोनिया की अगर बात करते हैं तो पी यहाँ पर है, ठीक है, ओ यहाँ पर है, ठीक है, एल 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 भी यहाँ पर है, ओ, देखिए यहाँ पर 2 बार ओ है लेकिन इसमें 1 बार ओ है, तो यही नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। तो बाकी नीचे वाले देखिए बनाए जा सकते हैं, है ना, OPT बनाए जा सकते हैं, हमें आंसर मिल चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। चलिए भाई, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि ए बी का भाई है, ठीक है, तो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए साथों। ए जो है ना ये बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है। अच्छा बी की माँ कौन है साथों? देखिए बी की माँ ई है, तो भैया बी की माँ कौन हो गई? बी की माँ यहाँ पर ई हो गई। उसके बाद कह रहे हैं ए डी का भाई है, ए जो है ना ए, ये क्या है साथों? ये आपका डी का भाई है, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है। ई सी से किस प्रकार संबंधित, इसको देखिए डी का पिता कौन है? डी का पिता कौन है? मैं कहूंगा सी है। तो डी का पिता मेरे ख्याल से साथों ये तीनों बच्चे हो गए, है ना, तीनों कौन हो गए साथों? तीनों बच्चे हो गए। फिर ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ये पत्नी है, ये पति है, इनके 3 बच्चे यहाँ पर हैं। यानी कि ई सी से किस प्रकार संबंधी, यानी कि सी क्या कहेगा ई को? तो सी ई को क्या कहेगा भाई साहब? पत्नी कहेगा, पत्नी कहेगा, तो पत्नी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो यही आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रीजनिंग, जैसे कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका अगर दर्पण छवि आप देखेंगे तो कैसी बनेगी। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले बनेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से जी बन जाएगा। इन की अगर बात करते हैं, इन कुछ इस प्रकार से बनेगा, आई जैसा वैसा बनेगा। इन की अगर बात करें ऐसा बनेगा, ओ जैसा वैसा बनेगा, एस ऐसा बनेगा, ए जैसा वैसा बनेगा, ई कुछ ऐसा बनेगा, आर की अगर बात करें कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो कि ऐसा साथी हो। क्यों? क्योंकि जी कीबोर्ड में ऐसा होता ही नहीं है, एन ऐसा होता ही नहीं है, तो टाइपिस्ट टाइप कैसे कर पाता? तो कुल मिला के जो लॉजिक, जो तरीका मैंने आपको बताया है, बस आपको वो ध्यान रखना है, आप हर एक सवाल को बहुत आराम से साथों कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। एक दर्जन में कितने सेब हम कह सकते हैं? एक दर्जन 12 के बराबर होता है, तो 12 दर्जन सेब हैं। मैं कह सकता हूँ साथियों 12 गुणा 12 यानी कि कितने सेब हैं? 144 सेब हैं। एक टोकरी में कितने सेब हैं? 12 दर्जन सेब हैं ये कह लो, या 144 सेब हैं ये कह लो। कह 2 दर्जन सेब बाद में जोड़े गए, यानी कि 2 दर्जन का मतलब कितना हुआ? 24 सेब। तो 24 सेब इसमें बाद में जोड़े गए, तो कितने हो गए ये साथियों? 168 हो गए। 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया, तो इसमें से 10 सेब हटा देंगे साथियों आप, कितना बचेगा? 158 सेब बचेंगे। कह शेष सेबों को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रत्येक टोकरी में कितने सेब हैं? अब इनको आधे आधे करिए, आधे आधे करेंगे, इनका आधा कितना होता है साथियों? 59 होता है ना। तो एक टोकरी में 59 और एक टोकरी में 59 करेंगे, प्रत्येक टोकरी में कितने होंगे? 59 सेब बचेंगे। तो 59 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? जन्म, मृत्यु, अंत्योष्टि या साथियों विवाह। देखिए जो भी आपके साथियों रीजनिंग के सवाल आते हैं ना, रीजनिंग के सवाल आपके एग्जाम में जो आएंगे वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं साथियों, लगभग 55 सवाल आएंगे, है ना, लगभग साथियों 55 सवाल आएंगे। 55 में से ये समझ लीजिएगा कि कुछ सवाल आपके होंगे जो हार्ड होंगे
और मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों आसान होंगे, है ना। तो मैं आपको आसान भी करा रहा हूँ, मॉडरेट भी करा रहा हूँ, हार्ड भी करा रहा हूँ, यानी कि तीनों का मिक्सअप मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए तो अब सवाल की बात करते हैं। देखिए इनमें से सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, कोई भी है तो उसका जन्म होगा, यानी कि एक वाला सबसे पहले आ जाएगा। फिर क्या, उसकी मृत्यु हो जाएगी, अंत्येष्टि हो जाएगी। अंत्येष्टि होता है साथियों अंतिम संस्कार। विवाह होगा, शिक्षा होगा। फिर भाई साहब वो क्या, वो शिक्षा ही तो प्राप्त करेगा, तो यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। तो 1 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब उसके बाद साथियों क्या होगा, उसके बाद उसका विवाह हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया, है ना। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसका अंतिम संस्कार यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो 154 23 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें, कहा आपसे जाए कि वो आकृति चुनिए जो अन्य से भिन्न है ना। देखिए अन्य से भिन्न है, जैसे कि ये है, इसका तीर जो है ना इस तरफ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, अब ये आकृति ऐसे आ गई है। अब देखिए एक काम करिए, ये ऐसे आ गई है और फिर जो है ना ये ऐसे आ गई और फिर ये ऐसे आ गई है। आपको इसमें से सबसे अलग क्या कुछ लग रहा है? अगर लग रहा है साथियों तो मुझे बताइए, अन्य से भिन्न यानी कि सबसे अलग आकृति कौन सी। देखिए अगर हम इस तीर के उल्टे हाथ पर देखें तो ये नजदीक है ना। ये नजदीक, नजदीक का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर ये तीर है देखिए, है ना, और एक ये है। देखिए ये ऐसे भी हो सकती थी, इसको हम दूर कहते है ना, लेकिन ये कैसे है, लेकिन ये जो है ना ये ऐसे है, ये देखिए नजदीक है। अब उल्टे हाथ पे देखा तीर के तो ये नजदीक है, लेकिन अब अगर उल्टे हाथ पे देखा तो ये दूर चली गई। अब फिर उल्टे हाथ पे देखा साथू तो ये क्या चली गई, दूर चली गई, है ना। इधर अब देखा साथू तो ये दूर चली गई, अब इधर देखा तो दूर चली गई। मैं कह सकता हूं साथियों, क्या मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं साथियों कि इसमें ही साथियों सिर्फ क्या नजदीक है, बाकी सब में दूर 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 है। तो बाकी सब में दूर 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 है, तो मैं कह सकता हूं कि एक वाली सबसे अलग है, अलग है। तो यही आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना, समझ गए साथियों अच्छे तरीके से। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं साथियों अगले नंबर की तरफ। देखते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए तो आपसे कहा जा रहा है साथियों, कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब साथियों आपके सामने कौन से क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हैं, देख लेते हैं साथियों आगे कौन। अच्छा ये तो अभी रीजनिंग चल रही है साथियों। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपसे पूछा जा रहा है साथियों, 1 मई को मनाया जाता है। कितने त्रिभुज हैं मुझे पता नहीं कितने, कोई आकृति वाकृति तो देते फिर हम बताते कितने त्रिभुज हैं। कोई नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो जैसा जैसा इसमें कहा जा रहा है वैसा वैसा साथियों हम लोग करते जाएंगे। अपना घर, मान लीजिए उसका घर ये है, अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर साथियों पश्चिम की ओर चल गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, 12 चलता है यहाँ तक तो साथियों 6 चलेगा, क्योंकि जब ये दूरी 6 है तो ये दूरी भी 6 होगी और 6 और चलेगा, यानी कि टोटल मिला के वो 12 किलोमीटर चलकर यहाँ पर पहुंच जाएगा। कह रहे कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 12 चलता है, देखिए यहाँ तक की 11 होगी, क्योंकि ये 11 है तो ये 11 होगी और 1 किलोमीटर और चला देते हैं, टोटल 12 किलोमीटर यहाँ पर चल जाता है। कह रहे फिर वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 चलता है, तो दाएं मुड़ता है साथियों 6 चलता है, तो वो यहाँ पर साथियों आ जाएगा। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, मैं कहूंगा ये टोटल 11 है, ये टोटल 12 है, तो ये जो दूरी होगी साथियों वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी होगी। मैं कहूंगा 1 किलोमीटर की दूरी पर है वो अपने घर से। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ग्रंथि का संबंध एंजाइम से है, क्या साथियों, जैसे ग्रंथि का संबंध एंजाइम से है वैसे ही इनमें से क्या क्या संबंध होगा। बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए एंजाइम जो होते हैं ना ये ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो एंजाइम ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो क्या कॉर्टेक्स मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न होते हैं, नहीं। किडनी अंग द्वारा उत्पन्न होती है, नहीं। ऐठन मांसपेशी द्वारा उत्पन्न होती है, नहीं। करंट जनरेटर द्वारा उत्पन्न होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। जैसे एंजाइम ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होते हैं वैसे ही करंट जनरेटर द्वारा उत्पन्न होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि BGE को यहाँ पर AGDJ लिखा जाता है, तो DBHI को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे B से A हुआ है तो 1 घटा है, और G से G हुआ है, यानी कि यहाँ पर ना तो बढ़ाया गया है ना घटाया गया है। तो एक काम करिए, जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक यहाँ पर एक बार लगा कर देखिए। जैसे कि यहाँ पर 1 घटा है तो यहाँ पर 1 घटाओगे तो C आ जाएगा, और देखिए C यहाँ पर है, C यहाँ पर है। G से G है, यानी कि कुछ घटाया बढ़ाया नहीं किया है, यानी कि B का B यहाँ पर आ जाएगा, तो CB कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। E से यहाँ पर D हुआ है, 1 घटा है तो 1 घटाएंगे तो साथों G आ जाएगा, और K से J हुआ है, यानी कि फिर 1 घटाया गया है तो 1 घटाएंगे तो साथों H आ जाएगा, यानी कि CBGH कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर C में है, यानी कि यही आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि कथन आपके सामने है, ठीक है, और क्या आपके सामने है साथियों, आपके सामने धारणा है। यहाँ पर देखिए आप कह रहे हैं कि एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर के बाहर क्या है ना, एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर के बाहर
लिखा गया है कि केवल एबीसी रोग के लिए लागू, यानी कि वहां पर सिर्फ एबीसी रोग वाले जा सकते हैं। प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित के जोखिम से बचे। ठीक है, अब धारणाओं को आपको देखना है, कहने कि रोग एबीसी भी संक्रामक है, बिल्कुल साथियों संक्रामक रोग है, तभी कह रहे हैं कि सिर्फ वही लोग जाए, बाकी प्रवेश ना करें। दूसरा देखिए तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज, यानी कि यहाँ पर वार्ड नंबर 4 लिखा होगा, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित है, बिल्कुल इसीलिए ये बात लिखी गई है कि भैया यहाँ पर एबीसी रोग से प्रभावित लोग हैं, आप लोग ना जाइए। ये संगरोध वार्ड है, वार्ड नंबर 4। तो कुल मिला के ये दोनों सही हो जाएंगे। मैं कहूँगा धारणा 1 और 2। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।